सिविल सेवा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन आता है और वो है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। देखें, जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली साहब थे, 2005 में कमिटी का रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि उसमें कहा गया कि देखिए, सरकार के पास नीतियों, कार्यक्रमों आदि की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें नैतिक बल का अभाव है। इसलिए सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में सबसे बड़ा बल इसी नैतिक बल पर दिया गया है। उसमें ये कहा गया कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम transparent, objective, fair and equitable, it should be assured that the right type of person should join this service। अर्थात जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, ऑब्जेक्टिव हो, वस्तुनिष्ठ हो, फेयर हो, इक्विटेबल हो, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उचित प्रकृति का व्यक्ति, द राइट टाइप ऑफ पर्सन ही इस सेवा में सिलेक्ट हो। और यहां पर राइट टाइप ऑफ पर्सन से मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रशासकीय अभिरुचि हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वाला व्यक्ति ही इस सेवा के लिए सिलेक्ट होना चाहिए। परंतु प्रशासकीय अभिरुचि का व्यक्ति कैसा होगा, इसके लिए 1976 में एक कोठारी आयोग बना था, DS कोठारी साहब के अध्यक्षता में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन तो नहीं है, वो बेसिकली रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए बना था, भर्ती प्रक्रिया के लिए बना था। और उस कोठारी साहब की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो अभ्यर्थी हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, उनमें ये देखना चाहिए कि चरित्र बल और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, ये तो सामान्य फिनोमिना है, ये तो होनी ही चाहिए। परंतु इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी में बौद्धिक सामंजस्य, बौद्धिकता, जागरूकता, सत्यनिष्ठा, यही पर यह शब्द यूज होता है, सत्यनिष्ठा। फिर नैतिक निर्णय लेने का साहस तथा बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है। तो हम अन्य की चर्चा नहीं करेंगे, आज हम केवल फोकस करते हैं इंटीग्रिटी पर, क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन रहता है। देखिए, कहा जाता है कि सक्सेस विल कम एंड सक्सेस विल गो, बट इंटीग्रिटी इज फॉर फॉरएवर। सफलताएं आती हैं, सफलताएं जाती हैं, लेकिन सत्यनिष्ठा की छवि हमेशा हमेशा के लिए हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि इंटीग्रिटी है क्या, क्या है सत्यनिष्ठा? ये लैटिन भाषा के इंटीजर शब्द से बना है।
जिसका अर्थ होता है होलनेस, होल या कंप्लीट। और इस प्रकार इंटीजर को डिफाइन किया गया मैथमेटिक्स में कि इंटीजर इज ए होल नंबर विदाउट फ्रैक्शन। इंटीजर वह पूर्ण संख्या है जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं हो। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि होल नंबर क्या है, फ्रैक्शन नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर नंबर क्या है, तब हम इंटीग्रिटी को सही रूपों में समझ पाएंगे। देखिए, एक नेचुरल नंबर होता है और नेचुरल नंबर होता है जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 इंफिनिटी। ये नेचुरल नंबर है। एक होल नंबर होता है, होल नंबर 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। एक फ्रैक्शन नंबर होता है और फ्रैक्शन नंबर का मतलब ही होता है जिसमें फ्रैक्शन हो। होल नंबर के बीच में जब फ्रैक्शन आता है तो उसको फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। जैसे माना कि आपने 1 लिखा और 1/2 कर दिया तो ये फ्रैक्शन हो गया। 1.5 ये फ्रैक्शन हो गया। 2 ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन जब हम कहते हैं 2.5 तो ये फ्रैक्शन हो गया। 2.6 ये फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन नंबर वह नंबर होता है जो फ्रैक्शन होता है, बीच में खंडित होता है, जो संपूर्ण संख्या नहीं होती है। अब प्रश्न उठा कि इंटीजर नंबर क्या है। तो इंटीजर नंबर भी 2 तरह का होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव इंटीजर नंबर और पॉजिटिव इंटीजर नंबर। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, तो ये निगेटिव इंटीजर नंबर है। आज जब हम 0 से आगे बढ़ते 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। हम इतने ही संख्या से काम चलाते हैं, क्योंकि और भी नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हमको मैथमेटिक्स नहीं यहाँ चर्चा करनी है। हम लोग को केवल ये चर्चा करनी है, ये जाननी है कि आखिर इंटीजर होता क्या है। तो देखिए, अब बाय डिफिनीशन इंटीजर इज ए होल नंबर। होल नंबर ये पूर्ण संख्या है विदाउट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जब हम कोई संख्या के, जो होल नंबर के बीच में जब कोई संख्या रखते हैं तो फ्रैक्शन नंबर कहलाता है। तो कहा गया कि इंटीजर इज ए होल नंबर विदाउट फ्रैक्शन। आप देख लीजिए, इंटीजर नंबर में चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इसमें बीच में कोई फ्रैक्शन नहीं है। इसी आधार पर इंटीग्रिटी को डिफाइन किया गया, इंटीजर से इंटीग्रिटी को डिफाइन किया गया। और तब कहा गया कि व्हाट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स होलनेस ऑफ कैरेक्टर या कंप्लीटनेस ऑफ कैरेक्टर। होलनेस ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की संपूर्णता। जब हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो चरित्र की पूर्णता कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आवर कंडक्ट में बी ऑफ 2 टाइप्स, आवर कैरेक्टर में बी ऑफ 2 टाइप्स।
हमारा जो कंडक्ट होता है, जो चरित्र होता है, वो दो तरह का हो सकता है। एक चरित्र वो होता है जिसे हम फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर। और दूसरा चरित्र वो होगा जिसे हम होलनेस ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। तो दो तरह के हमारे चरित्र होते हैं। एक चरित्र है जिसे फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, इसे छद्म चरित्र भी कहा जा सकता है। जो होलनेस ऑफ कैरेक्टर है ये चरित्र की संपूर्णता है, परंतु फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर है, आप देखिए फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? जो बीच में ब्रेक करता है, जो होल नंबर के बीच में ब्रेक करता है वो फ्रैक्शन नंबर होता है। तो चरित्र की जो संपूर्णता है, होलनेस ऑफ कैरेक्टर, यह तो इंटीग्रिटी है, परंतु जो फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर है, छद्म चरित्र, इसको इंटीग्रिटी नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हिपोक्रेसी कहेंगे। हिपोक्रेसी का मतलब ही होता है पाखंड, छद्म। अब दोनों के अंतर को समझें। जब हम अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं तो हमारे विचार को अभिव्यक्त करने के दो प्रमुख चैनल हैं। देयर आर टू मेजर चैनल्स बाय विच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज। नंबर वन इज लैंग्वेज एंड नंबर टू इज कंडक्ट। जब हम कोई विचार अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो या तो हम भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं या फिर अपने हम व्यवहार के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, और ये दोनों चैनल साथ साथ चलते हैं। हिपोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए आप ऐसे समझिए कि ए और बी ये दो तरह का स्वरूप हो सकता है। ये हमारा थॉट है, और थॉट ये लैंग्वेज है। ये हमारा बिहेवियर है। देखिए ये जो थॉट है वो फ्रैक्शन है, लैंग्वेज में भी और बिहेवियर में भी। आप देख रहे हैं डॉट 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 से दिखाया जा रहा है, इसका मतलब कि ये फ्रैक्शन है। जो थॉट है वो हमारे लैंग्वेज में नहीं आ रही है, जो थॉट है वो हमारे बिहेवियर में भी नहीं आ रही है। हमने अपने थॉट को लैंग्वेज और बिहेवियर में हाइड कर दिया। और एक चीज और है कि लैंग्वेज और बिहेवियर में भी ब्रेक है। इसका मतलब ये हो गया कि थॉट, लैंग्वेज एंड बिहेवियर, all the three are not symmetrical to each other. There is no consistency among thought, language and behavior. All the three go into different directions. This is hypocrisy. This is a kind of hypocrisy. आप ये कहेंगे कि जब मनसा कर्मणा, मनसा वाचा और कर्मणा, जब तीनों में कोई समरूपता नहीं हो, जब तीनों में कोई कंसिस्टेंसी नहीं हो, तो इस स्वरूप को हम हिपोक्रेसी कहते हैं। ये हिपोक्रेसी है, ये पाखंड है, ये धूर्तता है, ये फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर है। इसका दूसरा रूप ये हो सकता है
कि लैंग्वेज, थॉट को हम लैंग्वेज और बिहेवियर दोनों में हाइड कर लिए यहां पर। यद्यप हमारा लैंग्वेज और बिहेवियर तो एक हो रहा है, अर्थात जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। सो लैंग्वेज एंड बिहेवियर बोथ आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वी हाइड आवर थॉट इन बोथ लैंग्वेज एंड बिहेवियर। देखें, लैंग्वेज और बिहेवियर दोनों में कंसिस्टेंसी है। हम जो वाणी बोल रहे हैं उसी के अनुसार हमारा एक्शन हो रहा है, लेकिन जो हम सोच रहे हैं वो लैंग्वेज और बिहेवियर दोनों में हमने हाइड कर लिया। दिस इज अनदर काइंड ऑफ हिपोक्रेसी। ये जो नाटक करते हैं वो इसी तरह के लोग होते हैं, धूर्त लोग। दे आर नॉट द मैन ऑफ इंटीग्रिटी। ये सत्यनिष्ठा के व्यक्ति नहीं होते हैं, क्योंकि अपने सही चीज को, विचार को लैंग्वेज और बिहेवियर दोनों में हाइड कर लिया है। अब इंटीग्रिटी पर आते हैं, तो देखिए इंटीग्रिटी इज होलनेस ऑफ कैरेक्टर। और होलनेस ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये हो गया कि जब हम अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज में और बिहेवियर में, तो देखिए यहां पर डॉट डॉट नहीं है, न इधर डॉट डॉट है न इधर डॉट डॉट, और इसमें भी कंसिस्टेंसी है। तो जब थॉट हम एक्सप्रेस करते हैं तो जो सोचते हैं वही हमारी भाषा में आती है, और जो सोचते हैं वही हमारा एक्शन में भी आता है, व्यवहार में भी आता है, और लैंग्वेज और बिहेवियर में भी समरूपता है। सो व्हेनेवर थॉट, लैंग्वेज एंड बिहेवियर, all the three are symmetrical to each other, then this is integrity. आप सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि जब मनसा, वाचा और कर्मणा, जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं और वही हमारे एक्शन में भी होता है, यदि यह कंसिस्टेंसी है तो हम इसे इंटीग्रिटी कहते हैं। और सरल भाषा में आप कहिए कि जब हमारे सेइंग एंड डूइंग, इफ सेइंग एंड डूइंग बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, both go into different directions, then this is hypocrisy. But if both, that is mind, saying and doing, if both are symmetrical to each other, then this is the example of integrity. So integrity and hypocrisy, these are two different things. If there is fraction in our character, that is language, thought and behavior, if there is a fraction, if there is loopholes, if these are not consistent to each other, then this is hypocrisy. But if thought, language and behavior, all the three are symmetrical to each other, then this is integrity. तो जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति होता है उसके विचार, वाणी और कर्म, इन तीनों में कंसिस्टेंसी होती है, और जहां इनकंसिस्टेंसी आई वो हिपोक्रेसी का उदाहरण हो जाता है। इसीलिए हम सब ये ध्यान रखें कि सामान्यतः जो इंटीग्रिटी है इसको कहा जाता है कि ये ऑनेस्टी है। इंटीग्रिटी इज ऑनेस्टी, ये ईमानदारी है सामान्य रूप से। लेकिन एल.टी. होजमर कहते हैं कि इट इज नॉट ऑनेस्टी बट इट इज ट्रस्ट। ये विश्वास है, ये केवल ईमानदारी नहीं है बल्कि यह एक तरह का ट्रस्ट है। आर.सी. मायर
का मानना है कि ये ट्रस्ट नहीं है बल्कि ट्रस्ट वर्दीनेस है, विश्वसनीयता है। अर्थात जिस संस्था में हम कार्य कर रहे हैं उस संस्था के नियमों, सिद्धांतों, नीतियों, उनके पूर्वक उनमें निष्ठा का होना, ये सत्यनिष्ठा है, ये आरसी मायर का कहना है। लेकिन जब एन रैंड आते हैं तो एन रैंड इसको लॉयल्टी कहते हैं, लॉयल्टी। और लॉयल्टी का मतलब ये होता है वफादारी। लॉयल्टी कह के रैंड इसमें क्रियात्मक पक्ष पर बल देते हैं, इसके क्रियात्मक पक्ष पर बल देते हैं कि इंटीग्रिटी कोई एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है बल्कि यह एक क्रियात्मक अवधारणा है। केवल विश्वास ही नहीं है बल्कि उसके अनुसार हमारा एक्शन भी होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि जब मनसा वाचा कर्मणा, जब तीनों में कंसिस्टेंसी होती है तब हम इसे इंटीग्रिटी कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, धन, पद और प्रतिष्ठा तो कई ढंगों से कमाई जा सकती है, लेकिन इंटीग्रिटी की छवि हमेशा हमेशा के लिए होती है। यदि किसी व्यक्ति में या प्रशासनिक अधिकारी में इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठा है, तो यही सत्यनिष्ठा उसके अंदर दो तरह की क्वालिटी प्रदान करती है। एक, सत्यनिष्ठा उसके अंदर फियरलेसनेस, निर्भयता प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में निर्भय होता है, फियरलेस होता है, वो किसी से डरता नहीं है क्योंकि उसके पास इंटीग्रिटी का फोर्स है। लेकिन डरता नहीं है का मतलब नहीं है कि वो उदंड हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उदंड हो जाता है, वो विनम्र रहता है, परंतु उसमें मोरल फोर्स होता है, उसमें आत्मबल होता है, और इस आत्मबल के कारण वो किसी से भयभीत नहीं होता, क्योंकि जिसके साथ सत्यता का पक्ष है उसको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और यही इंटीग्रिटी हमारे अंदर असीमित अवसर और अनंत संभावनाएं प्रदान करती है। यद्यपि शॉर्ट गेम खेलना है तो आप शॉर्ट गेम खेल सकते हैं हिपोक्रेसी के द्वारा, लेकिन वह स्टेबल नहीं होगी, वह स्थायी नहीं होती है। लेकिन जिस चीज को हम इंटीग्रिटी के आधार पर अपनाते हैं और प्राप्त करते हैं उसमें कोई भय नहीं होता है और वो हमारे लिए अनंत संभावनाओं को खोजती है। अर्थात इसीलिए कहा जाता है कि डू व्हाट इज राइट, लेट द कंसिक्वेंसेस कम। करो वही जो सही हो। एक प्रशासनिक अधिकारी में जो सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए वो इंटीग्रिटी होनी चाहिए। और मैं तो मानता हूं प्रशासनिक अधिकारी क्यों, समाज में क्यों नहीं, हर एक व्यक्ति में एलिमेंट क्यों नहीं है। यदि हर एक व्यक्ति में सत्यनिष्ठा का भाव आ जाए तो समाज का स्वरूप बदला जा सकता है। वो हिपोक्रेसी से बच करके एक आइडियल स्टेट, एक आइडियल सोसाइटी, एक आइडियल पर्सन का निर्माण किया जा सकता है, जो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। इसीलिए एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने कहा कि whenever you hire anybody else, then you should observe 3 things in that person. Number 1, integrity. Number 2, intelligence. And number 3, energy. वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब भी आप किसी
व्यक्ति को किसी नौकरी के लिए हायर करते हैं तो उसमें 3 चीजें आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। पहली चीज है कि इंटेग्रिटी उसमें हो, दूसरी चीज यह है कि उसमें इंटेलिजेंस हो, और तीसरी चीज यह है कि उसमें एनर्जी हो। और आगे बारे में बर्थिट साहब लिखते हैं कि यदि उस व्यक्ति में 3 चीजें हैं और तीनों में से इंटेग्रिटी नहीं है, मान लो कि उसमें इंटेग्रिटी नहीं है, इंटेलिजेंस और एनर्जी है परंतु इंटेग्रिटी नहीं है, तो बफेट साहब लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति वो जो एम्प्लॉयर होगा उसी का विनाश कर देगा, उसी को प्रध्वंस कर देगा, उसी का सर्वनाश कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस तो है ही, बुद्धि तो है ही, और उसके पास ऊर्जा भी है। और इन दोनों का प्रयोग यदि इंटेग्रिटी नहीं है तो ये उस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने की अपेक्षा उस इंस्टीट्यूशन का भी नाश कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि whenever you give best to the institution it will rise, and whenever you take best from the institution it will fall। इंटीग्रिटी का जो व्यक्ति होता है वो किसी संस्थान के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जब इंटीग्रिटी का व्यक्ति होगा तो वो अपना बेस्ट देता है, जो सर्वोत्तम होता है वो उस संस्था को देता है। और किसी भी संस्था के उत्थान के लिए ये जरूरी है कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सब बेस्ट दें। जब हम किसी संस्थान में अपना बेस्ट देते हैं तो वो संस्थान राइज करता है। और जब यदि फ्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर का व्यक्ति आ गया, यदि हिपोक्रेसी का व्यक्ति आ गया, तो क्या करेगा? वो उस संस्थान से बेस्ट लेने का प्रयास करेगा। और जब आप संस्थान से बेस्ट लेने का प्रयास करते हैं तो उस संस्थान का सर्वनाश करते हैं आप। इसीलिए इंटीग्रिटी की जरूरत है प्रशासनिक सेवाओं के लिए, क्योंकि यही एक व्यक्ति ऐसा होता है, इस टेम्परामेंट का व्यक्ति होता है, इस एप्टीट्यूड का व्यक्ति होता है, who try to give his best to the institution। And naturally, if I give my best to the institution, it will rise. But whenever I try to take best from the institution, it will fall। इसीलिए सिविल सर्विस के लिए इंटीग्रिटी की बात की गई, और यदि ऐसी छवि है तो हम एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी की परिकल्पना कर सकते हैं। थैंक यू।